नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रदर्शन विधि या डेमोस्ट्रेशन मेथड। यानी प्रदर्शन करके पढ़ाना। डेमो की किस प्रकार से पढ़ाते हैं डेमोस्ट्रेशन करके। व्याख्यान विधि में शिक्षक केवल भाषण द्वारा और छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। यानी व्याख्यान विधि में तो सिर्फ शिक्षण भाषण देता है, लेकिन मनोविज्ञान जैसे विषय में कोरे भाषण मात्र से विषय वस्तु छात्रों को नहीं समझाई जा सकती। यानी किस मनोविज्ञान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ भाषण से ही विषय वस्तु छात्रों को नहीं समझाई जा सकती और इसके लिए क्रियात्मक प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि में शिक्षक कुछ प्रयोग करके उपकरणों और उनकी कार्यविधि का प्रदर्शन करता है और इसके माध्यम से वो पढ़ाता है, जिससे अगर बालक कुछ कार्य होगा बालक के पास तो वह जल्दी सीख जाएगा। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान के विकास का क्रम का अगर चार्ट दिखाता है, जो इस बात का व्याख्यान विधि में शब्दों के माध्यम से कही जाती है, तो प्रदर्शन विधि में प्रतिदर्श उपकरण प्रयोगों को दिखाकर आसानी से व्यक्त किया जाए। यानी अगर मनोविज्ञान का विकास का क्रम हमें पढ़ना है तो अगर चार्ट दिखाकर करता है शिक्षक, उसके जल्दी सीख जाएगा, बजाय कि वो सिर्फ और सिर्फ बोलकर सिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ व्याख्यान विधि के द्वारा सिखाएगा। तो प्रदर्शन करने पर धारणा सुग्रही होती है। यानी प्रदर्शन अगर कुछ किया जाता है, कुछ दिखाया जाता है, तो उससे धारणा बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि चीज़ों को देखकर संबंध में समझाना सुनकर समझने की अपेक्षा अधिक आसान रहता है। इस प्रकार किसी समस्या को सुलझाने, विषय को स्पष्ट करने, परिणामों की तुलना करने, व्यवहारिक प्रयोग करने, बालकों की बोध क्षमता का पता लगाने की विधि एवं युक्ति को द्रष्टव्य बनाने एवं वस्तुओं और नमूनों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति प्रदर्शन विधि द्वारा ही संभव होती है। अध्यापक द्वारा प्रदर्शन विधि पढ़ाने के पद, यानी प्रदर्शन विधि किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, प्रदर्शन विधि द्वारा किस प्रकार से अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि के मुख्य चरण अथवा पद इस प्रकार हैं। प्रदर्शन विधि के सबसे पहला है योजना और तैयारी। यानी सबसे पहले योजना बनाई जाती है और उसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उसको शिक्षण करवाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसके पश्चात श्यामपट कार्य किया जाता है और फिर प्रतिलेखन और निरीक्षण किया जाता है। प्रदर्शन विधि के उपयुक्त चरणों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले योजना और तैयारी। प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने से पूर्व शिक्षक को एक योजना बना लेनी चाहिए। तैयारी करते समय उसे इस निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु क्या है, उसकी तैयारी, पाठ संकेत, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न भी सम्मिलित हो सकते हैं कि जब हम पाठ पढ़ाएंगे तो क्या क्या संकेत करेंगे, और आवश्यक उपकरणों का संकलन, आवश्यक उपकरण कौन कौन से होंगे। संबंधित विषय का पूर्ण परिचय होने पर शिक्षक को छात्रों की पाठ्य पुस्तकों में से संबंधित पृष्ठ अवश्य पढ़ने चाहिए। यानी अगर जब विषय से परिचय हो जाए तो शिक्षक को छात्रों की जो पाठ्य पुस्तक हैं उससे संबंधित भी शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ताकि वह संबंधित विषय पर केंद्रित रह सके। यानी उसी विषय पर केंद्रित कि कोई दूसरा विषय बीच में नहीं आए, कोई दूसरा टॉपिक बीच में नहीं आए, इसलिए छात्रों की पाठ्य पुस्तक का भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक द्वारा पाठ को समस्यात्मक ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि वे संबंधित विषय के महत्व को समझ सके। शिक्षक को किसी व्यक्तिगत अनुभव अथवा घटना या किसी रोचक कहानी द्वारा भी पाठ आरंभ किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना करके अगर वो पाठ प्रारंभ करते हैं तो किसी व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, किसी घटना द्वारा, रोचक कहानी द्वारा भी पाठ को आरंभ किया जा सकता है। केवल प्रारंभ में ही नहीं, बल्कि शिक्षक को चाहिए कि वह अपने निरंतर उत्साह के साथ पूरे पाठ के दौरान छात्रों को उत्साह और रुचि के बनाए रखे। छात्रों की उत्साह और रुचि हमेशा बनाए रखनी चाहिए। प्रत्येक उचित अवसर पर उसे ऐसे प्रयोग दिखाने चाहिए जिसके प्रभाव से छात्रों के ध्यान को आकर्षित किया जा सके। यानी हर अवसर पर कोई ना कोई प्रयोग या इस प्रकार से छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण। तीसरी जो पद है वो शिक्षण। शिक्षण जब करवाने के लिए टीचर आता है तो क्या करता है, यदि पाठ का संबंध मनोविज्ञान की किसी विशेष शाखा के साथ हो तो एक अध्ययनशील और सुविज्ञ शिक्षक मनोविज्ञान की सभी शाखाओं में से सुदृढ़ देगा। यानी मनोविज्ञान का ज्ञाता अगर शिक्षक हैं तो वो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएगा। इसके अलावा जहाँ व्यवहारिक हो वहाँ वैज्ञानिकों के नाम, उनकी सूचनाओं का उल्लेख भी करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो शिक्षण सुविचारित और उचित प्रश्नों द्वारा होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम इस प्रकार हो कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसान और सही और स्पष्ट हो। चौथा चरण है प्रयोग। प्रदर्शन मेज पर किया गया काम छात्रों के स्तर का होना चाहिए। यानी जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो छात्रों का स्तर देखना चाहिए
कि छात्र कौन सी कक्षा के हैं, वो प्राथमिक हैं, वो उच्च प्राथमिक वाले हैं, वो माध्यमिक वाले हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, हमें उस छात्रों का स्तर देखना चाहिए। प्रयोग सरल और तेज गति से चलने चाहिए। जटिल उपकरण द्वारा लंबे समय तक चलने वाले प्रयोग से प्रदर्शन का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। यानी जटिल उपकरण नहीं होना चाहिए और लंबा प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, लंबे प्रदर्शन भी नहीं करने चाहिए, जिससे छात्र रुचि उनमें खत्म हो जाती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन पाठ के दौरान उचित समय पर ही किया जाना चाहिए। उपकरणों को उसी क्रम में रखना चाहिए जिस क्रम में उनका प्रयोग करना हो। प्रदर्शित उपकरणों को संभाल कर रखना बुद्धिमत्ता है ताकि उन्हें फिर से प्रयोग में लाया जा सके। फिर पांचवा चरण है श्यामपट्ट कार्य। प्रदर्शन पाठ में श्यामपट्ट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग निम्न दो उद्देश्यों हेतु किया जाता है। सबसे पहला है महत्वपूर्ण बिंदुओं और सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में लिखना और आवश्यक रेखा चित्र और रेखा आकृतियां बनाना। इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य श्यामपट्ट कार्य के होते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु और सिद्धांत वो श्यामपट्ट पर लिखे जाए और आपको आवश्यक जो रेखा चित्र या आकृतियां हैं वो श्यामपट्ट पर बनाई जाए। श्यामपट्ट को सुविधापूर्वक दो भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। दाएं भाग को रेखा चित्रों या रेखा आकृतियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। दोहरी रेखा के बजाय इकहरी रेखा का प्रयोग कर चित्र बनाने चाहिए। यानी साफ सुथरे अच्छे चित्र बनाए और दोनों अलग अलग श्यामपट्ट को दो भागों में बांटे। श्यामपट्ट के एक तरफ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखे, दूसरी तरफ उनके रेखा चित्र बनाए। रेखा चित्रों के प्रत्येक भाग पर लेबल बनाना चाहिए। लेबल लिखते समय सुंदर और स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं उनके जो वो किससे संबंधित रेखा चित्र हैं वो भी लिखना चाहिए। लेबल लिखते समय सुंदर और स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। लेबल मोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए ताकि छात्र उनको देख सके। नेक्स्ट छठा जो बिंदु है वो है प्रतिलेख या निरीक्षण। अंतिम चरण प्रतिलेख या निरीक्षण। जब तक छात्र श्यामपट्ट के संक्षिप्त सार तथा रेखा चित्रों को आसानी से अपनी कॉपियों में लिख नहीं लेते तब तक प्रदर्शन पाठ अधूरा रहेगा। श्यामपट्ट पर प्रयुक्त भाषा छात्रों की अपनी होती है, इसलिए उन संक्षिप्त विवरणों को लिख लेने में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यानी श्यामपट्ट पर जो छात्रों के साथ छात्रों को समझाने के लिए संक्षिप्त विवरण श्यामपट्ट पर लिखे जाने चाहिए और रेखा चित्रों को भी और संक्षिप्त जो सार है वो लिखना चाहिए ताकि क्या होगा कि छात्र अपनी कॉपी में भी लिख सके। छात्रों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वे अपने आप नोट्स और रेखा चित्र बना सके, इसलिए उन्हें श्यामपट्ट पर से ही नकल कर लेनी चाहिए। नहीं जब छात्र छोटे होते हैं तो वो इतने विकसित नहीं होते कि वो नोट्स आसानी से बना सके, इसलिए उन्हें श्यामपट्ट पर लिखना ही चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बार बार छात्रों के पास पहुंचकर ये देखे कि श्यामपट्ट के संक्षिप्त विवरण और रेखा चित्रों को अपनी अपनी कॉपियों में उचित ढंग से लिख रहे हैं या नहीं। अध्यापक को उनकी कॉपियां भी देखनी चाहिए कि उन्होंने लिखा है, छात्रों ने लिखा है या नहीं। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा प्रदर्शन विधि से पढ़ाने का तरीका। अध्यापक क्या तरीका है? स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। प्रदर्शन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्पष्ट और स्थायी होता है। छात्र प्रत्येक वस्तु की रचना कार्य प्रणाली इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, फलतः उसे विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उनके मस्तिष्क पटल पर अधिक स्थायी होता है। यानी उनको इससे प्रदर्शन विधि के द्वारा स्पष्ट और स्थायी ज्ञान मिलता है। दूसरा है सक्रिय वातावरण। इस विधि में व्याख्यान विधि की भांति छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं रहते, जबकि वहाँ सक्रिय वातावरण बना रहता है, क्योंकि प्रदर्शन होता है हमारे सामने प्रदर्शन, बच्चों के सामने प्रदर्शन करते हैं, इसलिए वहाँ सक्रिय वातावरण बना रहता है। बल्कि छात्र और शिक्षक पाठ के दौरान सक्रिय योगदान देते हैं। शिक्षक भी छात्रों को प्रयोग प्रदर्शन एवं उचित व्याख्यान द्वारा सक्रिय बनाए रखता है। नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों का विकास। यानी छात्रों की मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो देखकर सीखते हैं, इसलिए मानसिक शक्ति ज्यादा चलती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास। इस विधि के प्रयोग से छात्रों में प्रयोग के प्रति रुचि जागृत होती है, फलतः उनमें प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी वो प्रयोग करके सीखते हैं और प्रयोग जब देखते हैं तो वो खुद भी प्रयोग करने लगते हैं। सर्वोत्तम और सस्ती विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों में सर्वोत्तम विधि है। इनमें कम साधनों की आवश्यकता होने के कारण यह विधि मितव्ययी भी है, यानी कम खर्चीली है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह शिक्षण की एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण और शिक्षार्थी में एक प्रवाह बना रहता है, क्योंकि इसमें अमूर्त को मूर्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसके द्वारा यथार्थ शिक्षण होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व। जॉनसन के मतानुसार
छोटी कक्षाओं में मनोविज्ञान के लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि प्रयोगशाला विधि से अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं कम खर्चीली है। मनोविज्ञान विषय के शिक्षण हेतु यह सर्वाधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी विधि है। इसका मुख्य स्तर यह है कि छात्र जो कुछ भी सीखे प्रयोग के आधार पर सीखे। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग अनिवार्य और उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक पाठ्य विषय पढ़ाने के साथ साथ संबंधित प्रयोग भी स्वयं करके दिखाता है। छात्र अपने स्थान पर बैठे बैठे उपकरणों एवं प्रयोगों को देखता रहता है। इस प्रकार वह विषय वस्तु को सुनता है और देखता है, फलतः अधिगम प्रभावशाली होता है। क्योंकि वह देखकर सीखता है इसलिए अधिगम प्रभावशाली होता है। छात्रों को प्रदर्शन के संबंध में याद भी अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट अपना है व्याख्यान और प्रदर्शन। देखिए हमने पहले जो विधि पढ़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर विधि पढ़ी थी, केवल और केवल व्याख्यान विधि पढ़ी थी। ये दोनों एक साथ है, व्याख्यान और प्रदर्शन, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन दोनों एक साथ किस प्रकार होता है, दोनों को एक साथ किस प्रकार करते हैं। पहले हमने प्रदर्शन विधि पढ़ी, पहले हमने व्याख्यान विधि पढ़ी, प्रदर्शन विधि भी पढ़ी, लेकिन यहाँ पर हम लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, आपके कोर्स में लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन दोनों एक साथ भी हैं। तो हम लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक साथ किस प्रकार करते हैं, वो है कि कक्षा में अध्यापक छात्रों को व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाते हैं। व्याख्यान में छात्र अध्यापक का व्याख्यान सुनते हैं। कुछ दिन तक तो याद रहता है, परंतु वो धीरे धीरे स्मृति से यानी वो याद नहीं रहता और भूल जाते हैं। यदि कक्षा में छात्रों को व्याख्यान विधि के साथ साथ कुछ चीजों का प्रदर्शन भी करते रहे, अगर कक्षा में केवल और केवल व्याख्यान विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाकर वो कुछ चीजों का प्रदर्शन भी करते रहे, जैसे चार्ट, मॉडल, स्मार्ट क्लास में पीपीटी, फिल्म स्ट्रिप का सहारा लेकर पढ़ाया जाता है, तो चीजें विद्यार्थियों की स्मृति पटल पर यानी वो ज्यादा याद रहती हैं और ज्यादा दिनों तक याद रहती है। परीक्षा में जैसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थी उन चीजों को स्मृति के आधार पर लिख लेते हैं। यानी जैसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी उन चीजों को भी अपनी स्मृति, अपनी बुद्धि के आधार पर, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें देखी हुई होती हैं तो उनको जल्दी याद आ जाती हैं, इससे उन्हें लिखने में सुविधा होती है। कहते हैं कि आंख से देखी हुई चीज अधिकतर याद रहती है, इसलिए व्याख्यान विधि के साथ प्रदर्शन विधि को जोड़कर पढ़ाया जाए। उदाहरण किस प्रकार इसको एक साथ पढ़ाया जाए कि व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि को जोड़कर किस प्रकार पढ़ाते हैं। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि विद्यार्थियों द्वारा पाठ योजना बनाते एवं क्लास में पढ़ाते समय टीचिंग एड्स की आवश्यकता होती है। बिना टीचिंग एड्स के पाठ को रोचक, यानी कोई ना कोई टीचिंग एड यानी कोई चार्ट, मॉडल, इससे पाठ को रोचक और सुरुचिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक नहीं बनाया जा सकता इसके बिना। और टीचिंग एड या सामग्री को से पढ़ाए गए पाठ का महत्व दोगुना हो जाता है। अध्यापक के क्रियाकलाप, विचार विमर्श और विद्यालय के किन्हीं 5 छात्रों के अध्यापक से मिलकर इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करते हैं। तो एक क्रियाकलाप यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले जैसे विद्यार्थी का नाम राम है, कक्षा 6 में पढ़ता है, पिता का नाम श्री, पिछले सत्र में कितने अभिभावक मीटिंग में सम्मिलित हुए, 7 कितने विषयों पर शिक्षा हुई, गणित विषय पर और उपलब्धि में सुधार, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है विचार विमर्श पद्धति, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या है? विचार विमर्श पूर्णतया प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विचार विमर्श कोई व्यर्थ का वाद विवाद या एक समूह में बैठे व्यक्तियों द्वारा एक विषय पर अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के औचित्य से किया जाने वाला तर्क वितर्क नहीं, बल्कि विचार विमर्श प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। व्यर्थ में कोई समूह में अगर कोई व्यक्ति बैठते हैं तो जैसे एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, वो नहीं है। अपितु विचार विमर्श शिष्ट, तार्किक, ज्ञानयुक्त विचारों का आदान प्रदान है, जो कि सुनियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित सभी पक्षों पर उसका निष्कर्ष ही नहीं, अपितु एक स्वदेशीय प्रक्रिया, यानी कहीं की उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सुनियोजित रूप से वो किसी समस्या या किसी प्रकरण के हर पक्षों पर उसका निष्कर्ष निकलता है। यथासंभव कम से कम कलह और कटुता के साथ संपादित की जाती है। ये विचार विमर्श पद्धति कम से कम कलह और कटुता के साथ संपादित की जाती है। इस पद्धति के 4 पद हैं। सबसे पहले विषय वस्तु का चयन, फिर विचार विमर्श हेतु तैयारी, संचालन और मूल्यांकन। विषय का चयन, विषय वस्तु का चयन। विचार विमर्श के लिए विषय का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि विषय वस्तु आदि ये सब अच्छी होगी तो अधिक से अधिक छात्र विचार विमर्श में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अन्यथा रुचि के अभाव में विचार विमर्श आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। तो विषय के चयन में ध्यान रखना चाहिए कि नियम छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, ताकि छात्र उस पर विचार विमर्श कर सके। यानी जो नियम बनाए हैं वो मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। विषय ऐसा होना चाहिए जिस पर कि विचार विमर्श किया जा सके, और मनोविज्ञान की प्रत्येक विषय वस्तु ऐसी नहीं होती जिस पर विचार विमर्श किया जाए। मनोविज्ञान के अनुसार हर विषय की विषय वस्तु ऐसी नहीं होती जिसके उस पर विचार विमर्श किया जा सके, अपितु विषय वस्तु में जो भाग विचार विमर्श के उपयुक्त हो उसी पर ही विचार विमर्श
करवाया जाए। विचार विमर्श हेतु तैयारियां। विचार विमर्श प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों को भी विचार विमर्श के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि जब तक छात्र पूरी तैयारी के साथ नहीं आते विचार विमर्श में ठीक से भाग नहीं ले सकते। अतः अध्यापक का कार्य होता है कि वह छात्रों को विषय की प्रकृति, आवश्यकता और उसकी उपयोगिता से परिचित कराए तथा छात्रों को यह भी बताना चाहिए कि वह विषय पर और अधिक सामग्री किन किन संदर्भों तथा स्रोतों से इकट्ठी कर सकते हैं तथा छात्रों को विचार विमर्श के नियमों से अवगत कराना चाहिए। छात्रों को भी विचार विमर्श के स्रोतों को इकट्ठा करना चाहिए और उनको विचार विमर्श के नियम भी बताने चाहिए छात्रों को। नेक्स्ट है विचार विमर्श का संचालन। विचार विमर्श का संचालन यदि ठीक से न किया जाए तो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अध्यापक को चाहिए कि वो विचार विमर्श का संचालन ठीक से करे और उसके लिए उसको इस निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह देखना कि विचार विमर्श में कुछ छात्रों का एकाधिकार न हो, यानी जो होशियार छात्र हैं वही विचार विमर्श ज्यादा से ज्यादा करते हैं, इसलिए हर छात्र को बोलने का मौका मिले ऐसा विचार विमर्श हो। जो छात्र बोल न रहे हो उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया जाए। विचार विमर्श निर्धारित उद्देश्यों की ओर ले जाना चाहिए। जब किन्हीं विशेष स्थितियों की व्याख्या न कर पाए तो अध्यापक को उनकी व्याख्या करनी चाहिए और विचार विमर्श में वैमनस्य भाव न आ पाए, एक समय में एक ही छात्र बोले ऐसा नियम बनाना चाहिए। और अंत में विचार विमर्श का सारांश सबसे ही प्रस्तुत किया जाए। विचार विमर्श की संचालन व्यवस्था दो प्रकार से की जा सकती है। छोटे छोटे समूहों में कक्षा को बांटकर और पूरी कक्षा का एक ही समूह बनाकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है, या छोटे छोटे समूह में बांटकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। विचार विमर्श का मूल्यांकन। चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना होता है, अतः विचार विमर्श का मूल्यांकन भी उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए। यदि उस उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उनके कारणों की खोज करनी चाहिए कि विचार विमर्श में क्या कमी रही कि उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि विचार विमर्श में क्या क्या कठिनाई आई है और क्या क्या कमियां रही, जिससे उन्हें अगले विचार विमर्श में दूर किया जा सके। यानी उनके कारणों की भी खोज की जानी चाहिए। अगर विचार विमर्श किया है तो हम आगे अगर कोई विचार विमर्श करेंगे तो उसमें वो कमियां नहीं रहे तो, और हमने जिस उद्देश्य से विचार विमर्श किया वो विचार विमर्श पूर्ण उसका उद्देश्य की प्राप्ति हमें हुई या नहीं हुई, ये भी हमें देखना चाहिए। अध्यापक द्वारा विचार विमर्श पद्धति द्वारा पढ़ाने का तरीका। इस पद्धति में छात्र कक्षा के सक्रिय सदस्य रहते हैं और विचार विमर्श पद्धति से छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है, ये इसके लाभ हैं। विचार विमर्श पद्धति स्वतंत्र अध्ययन पर बल देती है और विचार विमर्श पद्धति सिद्धांत पर भी आधारित है। यह पद्धति छात्रों को विषय वस्तु का चयन और संगठन करना भी सिखाती है। छात्रों में अपने विचारों को सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास भी होता है। छात्रों में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने तथा परस्पर विरोधी विचारों के सह अस्तित्व के मूल्य का विकास भी इससे होता है। इसकी सीमाएं यानी इसके हानियां। इस विधि से अध्ययन करने में समय अधिक लगता है। विषय वस्तु से सभी भागों का अध्ययन इस विधि से नहीं किया जा सकता और विचार विमर्श का संचालन ठीक से न होने पर कुछ छात्रों का एकाधिकार हो जाता है। निरर्थक बातों पर भी विचार विमर्श हो जाता है, जिससे समय नष्ट होता है। सुझाव। विचार विमर्श हेतु रुचिकर और ऐसे विषय लिए जाए जिन पर छात्र आसानी से तथ्य संग्रह कर सके और विचार विमर्श की पूरी तरह से तैयारी की जाए। विचार विमर्श के संचालन में यह देखा जाए कि विचार विमर्श उद्देश्योन्मुखी रहे और सभी छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाए। विचार विमर्श का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये आज कल हम पढ़ेंगे प्रयोजना विधि। नेक्स्ट सेशन में हम प्रयोजना विधि या किलपैट्रिक विधि पढ़ेंगे। थैंक यू।